नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन बोर्ड में। आज मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो कि है मुगल साम्राज्य। और हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि मुगल साम्राज्य का कैसे कैसे विस्थापित हुआ, कैसे कैसे उन्होंने अपनी नींव रखी। ये सब कुछ हम लोग जानेंगे आप इस चैप्टर में। और मैं आपके लिए लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कैसे मुगल साम्राज्य, मुगल वंश को कैसे ध्यान में रखना है, कैसे याद करना है। आप एक बार बस देखेंगे, आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको याद रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मुगल कौन थे। देखिए, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की की शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। देखिए दोस्तों, मुगल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान की, और पिता की ओर से अगर देखा जाए तो वो थे तैमूर की, जो कि ईरान, इराक और तुर्की पर उनका शासन था। लेकिन मुगल जो थे अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो इसलिए क्योंकि वह जो उनके जो चंगेज खान जो थी उनसे जुड़ी जो स्मृतियां थी, जो थी वह थी नरसंहार की स्मृतियां। इस वजह से वह अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वह तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। वह इसलिए क्योंकि वह अपने महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चलिए दोस्तों, देखिए ये एक चित्र है जो मुगल साम्राज्य का सारा आपका लघु चित्र है। अब देखिए इसमें ये एक तैमूर है, ये तैमूर है और इनके वंशावली को दर्शाया गया है यहाँ। ये हो गया बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे करके एक पूरा वंशावली यहाँ दिखाया गया है। ये अकबर के परदादा हुए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मुगल सैन्य अभियान। ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि मुगल के जो सैन्य अभियान थी, सैन्य ताकत जो थी, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 में जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। ये जो मुगल शासक जो बाबर जो थे, उन्होंने फरगाना राज्य का जो उत्तराधिकार प्राप्त किया था, उनकी उम्र उस टाइम में मात्र 12 थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आगमन के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। देखिए दोस्तों, उज़्बेकों की जो आक्रमण हुआ था उस टाइम में, उस वजह से उनको पैतृक जो गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए दोस्तों, अनेक वर्ष तक भटकने के बाद सन 1504 में काबुल, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उन पर कब्जा किया। और फिर उसके बाद उसने 1526 में दिल्ली के पानीपत की लड़ाई जो हुई थी, पानीपत की लड़ाई आप सबको याद होगी, आप सबको पता होगा उसके बारे में। उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। अब जानेंगे हम लोग दोस्तों मुगल सम्राट के बारे में, और जो मुगल वंश की जो जितनी भी जो शाखाएं थी वो हम लोग जानेंगे, और प्रमुख अभियान और घटनाओं के बारे में जानेंगे। और ये जो मुगल वंश के जितने भी शासक थे, उनके बारे में पूरा ब्रीफ है आपको, आप समझें, इसको ध्यान से समझें। बाबर 1526 से 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा के मुगल नियंत्रण स्थापित किया। देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल जो था 1526 से ही स्टार्ट हुआ। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा को हराया, राजपूत राजाओं को हराया। फिर उसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। फिर अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया। और चलिए हम लोग दूसरे वंश की जो दूसरी पीढ़ी थी उनके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि थे हुमायूं। हुमायूं ने, देखिए हुमायूं का देखिए 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया।
1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं के सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया और सब अपने अपने भाई को एक एक प्रांत दे दिया। लेकिन हुमायूं का जो कार्यकाल जो था दोस्तों, वो बहुत फीका था। वो हर जगह जहां जहां गया उसने ज्यादातर उनको हार का सामना हुआ, जिसमें से दो प्रमुख जो हार थी वह थी शेर खान के द्वारा। उन्हें दो बार हराया गया था, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इस पराजय के बाद उसने ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। वह चला गया था दोस्तों ईरान में। और फिर ईरान में जो हुमायूं का जो सफाविद शाह था, एक तरह से उनका दोस्त था समझिए, उनसे उसकी मदद ली और उसने 1555 में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1555 में फिर दिल्ली आकर कब्जा कर लिया और अगले वर्ष उस इमारत में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। मेरे ख्याल से शायद सीढ़ी से उतरते वक्त उनकी मौत हो गई थी, जहां तक मुझे पता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अकबर की ओर, जो कि इनका तीसरा शासक था, तीसरा पीढ़ी था। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों बहुत ही अच्छा था। इन्होंने बहुत मुगल वंश को बहुत ऊपर तक लेकर गया था। चलिए दोस्तों जानते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसने शासन काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों में स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। देखिए दोस्तों, 1556 और 1570 के बीच में अकबर जो था, उसका जो संरक्षक था, उसका बहुत ही मुख्य शायद सेनापति था और अपने जो घरेलू कर्मचारी जो थे उससे सब स्वतंत्र हो चुका था। और उसने सूरी और अन्य जो अफगानी जो था और निकटवर्ती राज्य था उस पर गोंडवाना और मालवा और जो उसके सौतेले भाई जो मिर्जा हाकिम था और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, चलिए अब बढ़ते हैं अपने इसमें क्वेश्चन 2 पे, जो कि है 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। देखिए दोस्तों, 1570 और 1585 के बीच गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान कह सकते हैं। और इन अभियान के पश्चात उन्होंने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए गए और इनमें उनका बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ। और देखिए अब चलिए, 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिलाया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। उसने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यह सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। देखिए दोस्तों, 1585 और 1605 के बीच में अगर देखा जाए तो अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उत्तर से पश्चिम में अभियान चलाए गए और इस अभियान में अगर देखा जाए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर जो था, अभी जो जम्मू कश्मीर है उसमें उस टाइम कश्मीर ही था,
तो कश्मीर को भी कब्जा कर लिया था। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी अपने वश में ले लिया था। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई थी और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया था। उसके शासन के अंतिम टाइम में आपसी घरेलू रंजिश के कारण सलीम ने विद्रोह कर दिया और वही सलीम आगे जाकर जहांगीर कहलाया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वंश के बारे में जानेंगे हम लोग, जो कि है जहांगीर। माफ कीजिए, नेक्स्ट पीढ़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। जहांगीर का जो कार्यकाल रहा था दोस्तों 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास के, जो असफल रहे। देखिए दोस्तों, जहांगीर का जो शासन काल जो रहा दोस्तों, वह बहुत ही समझिए तो कॉम्प्लिकेटेड रहा था। देखिए, उन्होंने मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के जो अमर सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनका जो मुगलों का जो स्वीकार किया था, मुगलों की सेवा को, और उसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए थे। लेकिन और देखिए, जहांगीर के जो शासन के जो अंतिम वर्ष जो थे, जिसमें राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह कर दिया। देखिए दोस्तों, आप गौर करेंगे कि अकबर के बाद जितने भी इनके जो आपसी जो रंजिश थे, फैमिली में जो मैटर था, उनमें सब कोई ना कोई विद्रोह कर दे रहा था। जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। शाहजहां कौन? तो जहांगीर का पुत्र। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे शाहजहां के बारे में, जिनका कार्यकाल था 1627 से 1658 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। देखिए दोस्तों, दक्कन में जो शाहजहां का जो अभियान था, वह जारी रहा। अफगान जो अभिजात खान जो जहान लोदी ने विद्रोह किया था और वह पराजित हुआ था। और अब अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान हो रहा था, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन जो उत्तर पश्चिम में जो बल्ख पर जो कब्जा करने की जो बात थी, वह उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो कि असफल रहा। 1632 में अब देखें तो अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया था और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। देखिए दोस्तों, 1657 से 1658 के बीच शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, उनको आपस में झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई सत्ता को प्राप्त करने के लिए, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और बाकी जो तीनों जो भाई जो थे, उनको औरंगजेब द्वारा ही मार दिया गया था। तो ये थी शाहजहां की जो शासनकाल के बारे में। और अब हम लोग जानेंगे दोस्तों औरंगजेब के बारे में।
जिनका जो शासन काल रहा था वो 1658 से 1707 तक रहा था। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। देखिए दोस्तों, औरंगजेब जो था उनका जो कार्यकाल रहा था 1658 से 1707 के बीच रहा था, और उन्होंने जो 1663 में जो उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई थी, लेकिन जो 1680 में उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया था। उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए तो यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिलती रही। फिर अगर राजस्थान के कुछ अभी के जो राजस्थान है उस टाइम में मारवाड़ था, तो मारवाड़ के जो राठौर राजपूत जो थे उन्होंने मुगलों पर विद्रोह किया, क्योंकि मुगलों का जो हस्तक्षेप रहता था वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। और फिर देखा जाए तो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विरुद्ध विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कनों में मराठा और जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। देखिए दोस्तों, 1685 से 1687 के बीच बीजापुर 1685 में और 1687 में गोलकुंडा को जो मुगल जो अपने राज्य में मिला लिए थे, और फिर 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठा जो छापामार पद्धति का यूज कर रहे थे उनके विरुद्ध अभियान उन्होंने स्वयं प्रबंध किया उनका। और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों का और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात फिर से उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो चुका था। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि जो मुगल वंश का जो फैलाव था, मुगल का जो शासनकाल जो था, उनका जो फैलाव था उनके साम्राज्य का, वह हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये देखिए 1586 में कश्मीर में, फिर 1568 में चित्तौड़ में, 1572 में गुजरात में, फिर रणथंभौर में देखिए 1569 में उन्होंने कब्जा किया, मालवा में 1561 में, फिर 1574 में बंगाल पे, और 1574 में ही पटना पे भी कर लिया था, बिहार पे। तो ये उनका मुगल वंश का जो जितना भी शासन था, उनका जो साम्राज्य था, उनके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए, उत्तराधिकार की मुगल जो परंपराएं थी वह हम लोग जानेंगे दोस्तों। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों को प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल साम्राज्यों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों को गढ़ कीजिए। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य जो थे, मुगल क्या होता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, आप उन्हें बहुत से कहानियों में बहुत से लोगों के बारे में जानते हो, आप तो जानते ही होंगे कि जो ज्येष्ठ पुत्र था उनको ही शासन चलाने का, उनको ही राजगद्दी मिलती थी। लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था, उनमें हर भाइयों में आपस में बांट दिया जाता था।
लेकिन इसके विपरीत उत्तराधिकार में जो शहदायत की जो मुगल और तैमूर वंश की जो प्रथा थी उनको अपनाते थे। देखिए, ये मुगल और तैमूर के जो वंश की जो प्रथा थी उनको अपनाते थे। मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। देखिए दोस्तों, तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रिया का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ये जो तालिका 1 है, ये देखिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादी है। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। अब वह अंबर वर्तमान में जो जयपुर है उसके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की जो मां थी एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। देखिए दोस्तों, इसमें जो शासन जो चलता था कि मतलब कि मुगल के साथ जो था क्या कि जो जितने भी जो राजपूत जो राजा थे वह क्या करते थे, अपना संबंध जोड़ लेते थे, अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे उनके राजकुमार से। इनसे उनको अच्छे पद की प्राप्ति होती थी। अब विद्रोह का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानवीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारी पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? देखिए दोस्तों, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत जो थे वह बहुत टाइम तक मुगल की सत्ता का स्वीकार करने से इनकार करते रहे, लेकिन जब वह हार गए तब उन्होंने ऐसा नहीं था कि जो मुगलों ने उनका अपमान किया या कुछ, उनका सम्मानवीय व्यवहार किया और उनके जितने भी किले थे जो मुगलों ने कब्जा करके रखा था वह सब उनको वापस दे दिया। इसमें गौर करने वाली बात एक तरह से आप देखिए तो ये था कि शिवाजी जब मुगल सत्ता स्वीकार करने आए थे तब औरंगजेब ने उनका अपमान किया था और इसका परिणाम आप जानते हैं क्या हुआ था। अब देखिए दोस्तों, मनसबदार और जागीरदार के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते हुए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठाओं और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, जैसे जैसे मतलब कि अन्य राज्य भी मिलते गए, तब मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों का सदस्य में प्रशासन के तौर पे नियुक्त किया। और शुरू में ज्यादातर जो सरदार थे जो तुर्की थे, लेकिन अब जो छोटे समूह के साथ साथ उनके शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमान, फिर अफगान, राजपूत, मराठाओं के भी लोग उसमें ऐड होते चले गए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए 1 पद, 2 वेतन एवं तीसरे में अगर देखा जाए तो सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन को निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। और देखिए दोस्तों, मनसबदार जो शब्द का जो प्रयोग हुआ था उनमें मनसब का मतलब हो गया सरकारी हैसियत, और उन्हें मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था मिली थी
जिसमें से नंबर 1 पे देखा जाए तो पद था, दूसरा नंबर पे वेतन था, तीसरा नंबर पे देखिए तो सैन्य उत्तरदायित्व इनको निर्धारित किए जाते थे इनके लिए। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो भी सैन्य जो उत्तरदायित्व जो थे, जो मनसबदारों को जो सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे दोस्तों। मनसबदार अपने सवारों की निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और तकरीबन इक्ताओं की समान थी। देखिए दोस्तों, मनसबदार जो अपने सवारों की जो निरीक्षण के लिए जो जाते थे, तो अपने जो सैनिक के जो घोड़े जो थे उनको दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इसी कार्यवाही के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन मिलता था, सैनिकों के लिए धन मिलता था दोस्तों। और मनसबदार का जो अपना वेतन जो था राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे दोस्तों। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत करते थे। देखिए दोस्तों, मनसबदार जो थे उन्होंने मुक्तियों से भिन्न थे, वो अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। उनके लिए उनका जो भी काम होता था वह उनके नौकर ये सब करते थे और यह अपने किसी देश के किसी भी भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता तथा ताकि इनका जो राजस्व मनसबदार के लिए जो वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए दोस्तों, अकबर के शासन काल में जितना भी जो जागीर जो थे उनका सावधानी पूर्वक आकलन किया गया ताकि इनका जो राजस्व मनसबदार के वेतन के जो तकरीबन जो बराबर रहे। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई और जो प्राप्त जो राजस्व जो थे मनसबदार के जो वेतन से बहुत ही कम था और मनसबदार की जो संख्या जो थी उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसी कारण से दोस्तों जागीरों की संख्या में कमी हो गई और जिसका रिजल्ट यह निकला कि कई जो जागीरदार जो थे और जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना फलस्वरूप वसूल कर सके कर लें। उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था दोस्तों। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत ही मेहनत लगता है। इसमें बहुत ही डीपली एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही आपको नया नया वीडियो और नया नया टॉपिक आपको मिलता रहे, आपको इजीली अवेलेबल हो। और प्लीज शेयर करें इसको
तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। देखिए दोस्तों, मुगल का जो आमदनी का जो मेन जो ये साधन था, वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। देखिए दोस्तों, मतलब कि ये जो राजस्व वसूल करते थे दोस्तों, वह जो हर गांव हर कस्बों में जो मुखिया होते हैं और जो सरदार होते हैं, उनके थ्रू इनके पास आता था। जैसे कि मुखिया गांव के लोगों से ले लिए और गांव के लोग मुखिया को दिए और मुखिया मुगल जो साम्राज्य था उनमें देते थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल थे, जिनका दास काल जो था 1570 से 1580 की काला विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाएगा कि राजस्व विभाग में अगर वृद्धि अगर हुई, चाहे उसमें कोई भी सुधार किया गया, तो किसने किया था? टोडरमल के प्रयास से ही हुआ था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक ही की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। देखिए दोस्तों, जितना भी जो कृषि की जो पैदावार थी, कीमतों और कृषि में जो भूमि के जो सावधानी पूर्वक जो सर्वेक्षण होता था, उन्होंने किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत हर जगह हर सूबे में राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। दोस्तों, इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इस व्यवस्था ने उस स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों, ये जो व्यवस्था जो थी उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ये सब जो निरीक्षण जो था, वह गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया दोस्तों। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी थी। देखिए दोस्तों, कुछ जो क्षेत्र जो थे उसमें दोस्तों उसमें शक्तिशाली जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाति के जो जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी थी और इसी के कारण दोस्तों आया था अकबरनामा और आईने अकबरी। इसके बारे में हम लोग जानें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का सवाल आपसे पूछा ही जाता है। ये क्लास 12 बिहार बोर्ड में भी ये पूछा गया था दोस्तों इस बार 2022 में। देखिए, हम लोग जानेंगे दोस्तों, अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। देखिए दोस्तों, अकबर का जो शासनकाल का जो जितना भी इतिहास है वह अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों
पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। देखिए दोस्तों, अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और इसमें 3 जिल्दों में बांटा गया है। पहली जिल्द में जो था अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल के बारे में और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है, उनके अपने प्रशासन के बारे में, घराने, सेना, राजस्व एवं साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह एक चित्र है दोस्तों जिसमें अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। देखिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अकबर की नीतियां। नजदीक से एक नजर देखेंगे दोस्तों। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। देखिए दोस्तों, प्रशासन के जो मुख्य जो अभिलक्षण थे अकबर ने निर्धारित कर दिए थे और इनका जो विस्तृत वर्णन है जो अबुल फजल की अकबरनामा में मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बट चुका था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक जो थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रांतों में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, जो सैनिक को जो वेतन देते हैं उन्हें कहते हैं बख्शी। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ के लिए जाने वाले कार्यों की मंत्री। फौजदार, सेना नायक और कोतवाल। देखिए अब चलिए, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, ये हम लोग जानेंगे। मेहरुनिस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्कों जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। देखिए दोस्तों, मेहरुनिस्सा ने जो 1611 में जहांगीर से विवाह किया उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरुनिस्सा का नाम ही नूरजहां था दोस्तों। नूरजहां हमेशा जहांगीर की वफादार रही, हमेशा उनका सहयोग किया टाइम टाइम पे, और इसी की याद में दोस्तों नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के बनवाए और जिनमें उनका खिताब उत्कीर्ण था। ये देखिए आप, कुछ उर्दू में लिखा गया है, जो भी हमारे मुस्लिम भाई जो होंगे, मुस्लिम स्टूडेंट जो होंगे, वह इन्हें शायद पढ़ सके। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गुलमोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। देखिए दोस्तों, बाईं ओर जो दिया गया दस्तावेज है, जो नूरजहां जो द्वारा जो फरमान था, चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी जो नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश, और गोल मोहर के अनुसार शाहजहां जो प्रताप से जो महारानी जो चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई थी। ऐसा ही कुछ ऐसा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी दोस्तों। अकबर के जो अभिजात जो थे दोस्तों, बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च करते थे। जब तक वे वफादार थे दोस्तों, साम्राज्य का जितना भी जो कार्य जो चलता था वो सफलतापूर्वक चलता रहा और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी दोस्तों।
1570 में अकबर फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। देखिए दोस्तों, 1570 के ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर था। उसमें कुछ उलेमा, ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर उन्होंने एक मीटिंग बैठाया था दोस्तों, एक चर्चा हुआ था उसमें। और यह जो चर्चा जो हुआ था दोस्तों वह इबादत खाना में हुआ था। उनको जो अकबर को जो रुचि जो थी अकबर की, उनकी रुचि जो हर धर्म के बारे में उनकी रुचि थी कि उनके जो धर्म है, रीति रिवाज जो है, उनके बारे में उनको जानना था और वह उन्होंने जाना। उनकी शिक्षाएं जो थी, जो प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती थी दोस्तों। क्योंकि देखिए, भारत जो है वह कई धर्मों के लोगों से जुड़ा हुआ है और इस वजह से जो उनकी जो हर जो धर्म के जो लोग थे वो उनको मानते नहीं थे। और ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करता था। इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। देखिए दोस्तों, यही जगह है दोस्तों, इसी को इबादत खाना दोस्तों कहेंगे, जो अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, हर धर्म के लोगों के साथ वह चर्चा कर रहे हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग सुलह कुल के बारे में। सुलह कुल जो है दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। लगभग एग्जाम के हर ईयर ये पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार का वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमा केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, जहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाइयों और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, जिनका मतलब है सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। दोस्तों, इसी सब से अकबर इतना महान बन सका, इतना महान शासक बन सका, क्योंकि उन्होंने जितना भी जो मेंटली रूप से अगर देखा जाए तो एक दूसरे में जो भेदभाव था उन सबको खत्म करने की कोशिश की। देखिए, इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो उनका जो जितना विशाल साम्राज्य था, और न केवल जो समुद्र के जो चारों तरफ जो समुद्र से जो घेरा हुआ था, उसमें जो विरोधी धर्म के जो अनुयायी थे, जो तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह भी थी, और इसमें असहिष्णुता का मार्ग बंद था। जहाँ यही एक देश है दोस्तों जहाँ शिया और सुन्नी जो दो मुस्लिम के अलग अलग पार्ट हैं, उन्होंने एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, और ईसाई के रूप से ईसाई और यहूदी भी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। तो वही यहाँ बताया गया है दोस्तों कि उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति का सिद्धांत पालन किया है दोस्तों यही था आपका चैप्टर दोस्तों, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, जो कि जितना भी आपका ये था मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। और मैं आपको एक बताने वाला था दोस्तों कि
एक आपको ये बताने वाला था कि जो जैसे कि आप अपने जितने भी शासन जो मुगल का जो वंश है उनको आप कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको बस इतना लिखना है, भाज साहब, इतना याद रखना आपको, BHAJSAB। इसका मतलब हो गया दोस्तों बाबर, H का मतलब हो गया हुमायूं, A का मतलब हो गया अकबर, J का मतलब जहांगीर, S का मतलब शाहजहां, और A का मतलब हो गया औरंगजेब, और B का मतलब हो गया बहादुर शाह जफर। दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है। ये बस आप याद रखेंगे दोस्तों, आपका पूरा आपको मुगल वंश का सारा आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगा। इसी में पूरा डिटेल है दोस्तों। और ये याद रखिएगा दोस्तों, 1526 से बाबर ने आक्रमण किया था, बस इतना आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, बी का मतलब हो गया बाबर, एच का मतलब हो गया हुमायूं, ए का मतलब हो गया अकबर, जे का मतलब हो गया जहांगीर, एस का मतलब हो गया शाहजहां, ए का मतलब हो गया औरंगजेब, और बी का मतलब हो गया बहादुर शाह जफर। दोस्तों ये आप कहीं लिख ले, भाज साहब, कहीं भी आप लिख लेंगे दोस्तों तो आपको याद रहेगा। और प्लीज आप मैंने आपको ये जो ट्रिक आपको बताया, इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूं, भाज साहब आप इतना लिख लेंगे और इसके बाद आपको पूरा याद रहेगा दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर भी करें। ये जो ट्रिक है इनको शेयर करें आप अपने दोस्तों के सामने, और मेरे इस वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों। थैंक्स।